हेलो फ्रेंड्स, गुरु मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान का क्लास 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, भाग 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि संविधान क्या होता है, संविधान कैसे बना था, संविधान सभा क्या थी, उसमें कितने आदमी थे, कितने मेंबर्स थे, कौन उसका अध्यक्ष था। और बाद में देखा था कि जवाहरलाल नेहरू ने जो संकल्प पत्र दिया था उसको बाद में प्रस्तावना बन गया था। और हम लोगों ने देखा था कि कैसे पाकिस्तान और भारत का संविधान सभा अलग हो गया, पाकिस्तान को हमने अलग कर दिया और भारतीय संविधान सभा को पढ़ना स्टार्ट किया। तो अब आज हम लोग जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा संकल्प पत्र जारी किया गया था उसके जो आगे चल के उसको प्रस्तावना बना दिया गया संविधान का, तो उसी प्रस्तावना को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करते हैं कि कल क्या पढ़े थे हम लोग। ठीक, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि संविधान क्या होता है। ठीक है, संविधान हम लोगों ने पढ़ा था। संविधान क्या होता है? नियम कानून होते हैं उस देश के लिए, और जिससे तीन चीजें निर्धारित होती हैं। तीन चीजें क्या निर्धारित होती हैं? राज्य और नागरिकों का संबंध। ठीक, राज्य और नागरिकों का संबंध। ठीक, दूसरा चीज क्या होता है? दूसरा चीज हमने देखा था कि अराजकता को कम करने के लिए कम करता है। ठीक है, तीसरा हम लोगों ने देखा था कुछ मूल अधिकार देता है, कुछ अधिकार देता है नागरिकों को। किसको? नागरिकों को, नागरिकों को। ठीक, तो ये तीन चीजें हमने देखा था। तीनों चीजों ने देखा था कि संविधान हमारे लिए क्या क्यों जरूरी है, संविधान क्या करता है। ठीक है, अब आगे हम लोगों ने देखा था कि इस संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा, और संविधान सभा के गठन होने के पहले एक एम.एन. रॉय करके थे, जिन्होंने पहली बार स्वतंत्र संविधान सभा का कॉन्सेप्ट दिया था। संविधान सभा का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक, ये क्वेश्चन पूछता है कि किसने स्वतंत्र संविधान सभा का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक, फिर हमने तीसरी बात जानी थी कि संविधान सभा में 389 मेंबर्स थे, 389 मेंबर्स थे, जो कि अलग होने के बाद भारत में 299 लोग ही रह गए। ठीक है, और देखा था कि संविधान सभा के अध्यक्ष पहले सच्चिदानंद सिन्हा थे, फिर बाद में चल के राजेंद्र प्रसाद को उसका अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक, फिर अगली चीज हमने देखी थी कि जवाहरलाल नेहरू ने संकल्प पत्र जारी किया था। संकल्प उद्देश्य जिसको कहा जाता है, संकल्प उद्देश्य जारी किया था, जिसको बाद में चल के भारत की ये संविधान की क्या बन गई थी? प्रस्तावना। ठीक है, भारत की प्रस्तावना बन गई थी। इसी प्रस्तावना को आज हम लोग अपने क्लास में डिस्कस करेंगे। यही प्रस्तावना आज हम लोग डिस्कस करेंगे, संविधान की प्रस्तावना। ठीक, फिर हमने देखा था कि संविधान में शुरुआत के संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 12 अनुसूचियां थी। ठीक, फिर संविधान में 105 संशोधन हुआ और इसमें 25 भाग हो गए, 470 अनुसूची हो गई, 470 अनुच्छेद हो गए, और इसमें संविधान में शुरुआत में 8 अनुसूचियां थी, जो चल के 12 अनुसूचियां हो गई, आगे चल के अनुसूची हो गई। ठीक, तो इतना हम लोगों ने कल क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, इतना डिस्कस करने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं, संविधान का पहला चैप्टर जो है वो है प्रस्तावना। ठीक है,
प्रस्तावना को आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज की पूरे क्लास में। ये कल का रिवीजन हो गया और आज का क्लास प्रस्तावना हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग प्रस्तावना देखते हैं। पहली बात तो प्रस्तावना होता क्या है? प्रस्तावना क्या होता है? उद्देश्य होता है, उद्देश्य। ठीक, प्रस्तावना किसी देश के संविधान का उद्देश्य होता है। जो उस संविधान करना चाहता है वो अपने प्रस्तावना में लिखता है। ठीक है। दूसरा तथ्य ये देखेंगे कि प्रस्तावना जो है पहली बार अमेरिका के संविधान में मिला था हमको। पूरे विश्व में पहली बार प्रस्तावना अमेरिका के संविधान में ही लिखी गई थी। ठीक, पहली बार प्रस्तावना अमेरिका के संविधान में ही लिखी गई थी। और तीसरा तथ्य ये है कि भारत का जो प्रस्तावना है, भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना कहां से ली गई है? अमेरिका से ही ली गई है, अमेरिका से। तो तीन चीजें हम लोगों ने देखा प्रस्तावना में। प्रस्तावना होता क्या है? प्रस्तावना उद्देश्य होता है, उस संविधान का उद्देश्य होता है कि वो संविधान करना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है। ठीक, पहली बार संविधान की प्रस्तावना अमेरिका के संविधान में लिखी गई थी, ये चीज याद रखेंगे। पहली बार संविधान की प्रस्तावना अमेरिका के संविधान में लिखी गई थी। और हमारी तीसरी बात यह है कि जो भारत का संविधान लिखा गया, भारत के संविधान की प्रस्तावना है, वो भी अमेरिका से ही ली गई है। आप सबको पता होगा कि जो भारत का संविधान है वो हर जगह से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उसमें लिया गया है। ठीक है, उसमें सुधार किया गया है। तो जो प्रस्तावना ली गई है वो यूएसए से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हम लोग याद रखेंगे। चलिए, तो हम लोग भारत की प्रस्तावना देखते हैं। ठीक है, प्रस्तावना मैंने पहले से ही बोर्ड पे लिख दिया है ताकि आपका समय बच सके और हमारा भी समय बच सके। ठीक है, इसलिए प्रस्तावना को पढ़ते हैं। पहली बात देखते हैं, कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए और बंधुता बढ़ाने के लिए। और उसके बाद डेट लिखा है हिंदी में और बाद में लिखा है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को आत्मार्पित करते हैं, मतलब इसमें इसकी आत्मा को डाल देते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें प्रस्तावना में दो तीन चीजें समझने के लिए होती हैं। पहली चीज ये है कि हम भारत के लोग, इसका क्या मतलब होता है? हम भारत के लोग। ठीक, हम भारत के लोग से प्रस्तावना में तात्पर्य यह है कि जो संविधान दिया गया है वो भारत के लोगों के द्वारा ही दिया गया है और भारत के लोगों के द्वारा ही है और भारत के लोगों के लिए ही है। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि कोई और ताकत या कोई और शक्ति नहीं है, भारत के लोग दिए हैं और भारत के लोगों के लिए ही दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व। ठीक है, संपूर्ण, इसमें एक शब्द ये भी जानने के लिए, संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब क्या होता है? संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब होता है कि भारत पे किसी भी आंतरिक या तो बाहरी दबाव नहीं रहेगा। कोई भी डिसीजन लेने के लिए भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और इस पे किसी भी देश का या किसी भी डोमिनियन स्टेटस का कोई भी दबाव नहीं रहेगा। ठीक है, इसका मतलब होता है, प्रभुत्व का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है भारत। कोई भी डिसीजन लेने के लिए, किसी भी देश के लिए कुछ भी डिसीजन ले सकता है भारत और ये अपना डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। ठीक, अब देखते हैं समाजवादी। एक शब्द है समाजवादी। ठीक, समाजवादी का तात्पर्य क्या है? समाजवादी का अर्थ ये होता है कि समाज में सब में बराबर, समाज में बराबर। ठीक,
समाज में बराबर होगा। तो जिस चीज का भी वितरण होगा वो समाज में बराबर होगा, और कोई भी धन होगा वो एक जगह पे एकत्रित नहीं होगा, बल्कि समाज में इक्वली बटेगा, समाजवादी होता है। ठीक। पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है, यहाँ पे पंथ निरपेक्ष का एक मतलब होता है कि भारत एक सेकुलर स्टेट है, किसी भी धर्म को नहीं मानता है। और ऐसा नहीं है कि किसी भी धर्म को नहीं मानता है, जैसे एक होता है कि एक कोई राज्य है, मान लीजिए, वो किसी एक धर्म को, किसी भी धर्म को मान ही नहीं रहा है, और जो एक दूसरा राज्य है वो किसी भी धर्म के सभी धर्मों को बराबर बराबर मान रहा है। तो भारत वही राज्य है जो सभी धर्मों को बराबर मानता है। ये नहीं कि किसी भी धर्म को नहीं मानता है, सभी धर्मों को भारत बराबर मानता है। ठीक है। लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या है कि लोगों की ही सरकार रहेगी, कोई भी राजा महाराजा नहीं रहेगा, लोगों की ही सरकार रहेगी। ठीक। लोकतंत्र रहेगा। और गणराज्य। गणराज्य मतलब लोगों का ही राज्य। ठीक है। गणराज्य मतलब किसी एक हाथ में पूरे देश का बागडोर नहीं रहेगी, लोगों के ही हाथ में बागडोर रहेगी। और दूसरी बात यह है गणराज्य में कि जब भी कोई गणराज्य होता है तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो उसको सरकार चलाने आता है, वो एक निश्चित समय के लिए सरकार चलाने आता है, और बाद में जब लोगों का मत हट जाता है तो वो सरकार छोड़ देता है, और कुछ समय के बाद खुद भी वो सरकार छोड़ देता है। ठीक है। तो ये होता है गणराज्य। तो गणराज्य बनाने के लिए इसके नागरिकों को, अब देखिए न्याय की बात की गई है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि भारत के प्रस्तावना में कौन कौन से न्याय की बात की गई है। तो पहला न्याय है सामाजिक न्याय, दूसरा न्याय है आर्थिक न्याय, और तीसरा न्याय है राजनीतिक न्याय। तो पहला न्याय सामाजिक न्याय क्या होता है? सामाजिक न्याय ये होता है कि आप समाज में सब लोग बराबर रहें। ठीक है। कोई भी लिंग जाति धर्म का भेद ना हो, समाज में सब लोग बराबर रहेंगे। आर्थिक न्याय क्या होता है? आर्थिक का मतलब है पैसे से रिलेटेड या धन से रिलेटेड, यानी कि कोई भी राज्य होगा, उसमें कभी भी धन एक वर्ग के पास नहीं रहेगा, उसमें धन एक तरह से लिया जाएगा और सब में विभाजित किया जाएगा बराबर बराबर से। ठीक है। तो धनों का एकत्रीकरण ना हो, धन एक जगह जुटे ना, इसलिए आर्थिक न्याय, सबको बराबर बराबर धन, बराबर बराबर संपत्ति दी जाएगी। ठीक है। तीसरा है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का ये अर्थ होता है कि राजनीति में सबको समान अवसर मिलेंगे, चाहे राजनीति हो गई, चाहे सरकारी नौकरी हो गई, चाहे कोई भी चीज सरकारी में, सबको बराबर बराबर हिस्सेदारी मिलेगी। इसको कहते हैं राजनीतिक न्याय। ठीक है। तो पूछता है क्वेश्चन कौन कौन से न्याय दिए गए हैं, तो 3 न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि न्याय कौन कौन से दिए गए हैं प्रस्तावना में। ठीक। विचार की अभिव्यक्ति। ठीक है। विचार की अभिव्यक्ति, अपनी कोई भी आदमी, भारत देश का आदमी अपने विचार को अब पूरी तरह से सरकार के सामने या किसी के भी सामने रख सकता है। कंडीशन ये है कि उसका उसका पर्सनल ईगो ना हर्ट हो। ठीक है। और विश्वास, विश्वास हो आपस में। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, कोई भी अपना धर्म मान सकता है, कोई भी उपासना कर सकता है, किसी भी तरह से कर सकता है, कोई भी धर्म अपना किसी भी तरह से कर, सरकार उस पर रोक नहीं लगाएगी। ठीक है। स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता, सबको समान अवसर दिए जाएंगे। और व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा जाएगा, किसी की गरिमा आहत ना हो। और सबसे बड़ी बात, राष्ट्र की एकता बनाए रखना है। ठीक है। राष्ट्र हमेशा एक होना चाहिए, राष्ट्र में किसी भी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखना चाहिए। ठीक है। और आगे दिया है कि 26 नवंबर को इसको अंगीकृत कर लिया गया, 26 नवंबर को इसको अपना लिया गया। ठीक है। और एक चीज याद होगा आपको कल की क्लास में कि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बन के कंप्लीट हो गया था। ठीक है। अब इसमें एक चीज और देखेंगे, इसमें एक चीज देखना है कि अखंडता सुनिश्चित करते, इसमें एक चीज देखना है। तो हम लोग ये कहने जा रहे थे कि संविधान की प्रस्तावना में पहली बार एक संशोधन हुआ था 1976 में, जिसको संविधान का 42वां संशोधन कहा जाता है।
ठीक, संशोधन कहा जाता है 1976 में। ठीक है, इसमें संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक, 3 शब्द कौन कौन से थे? पहला शब्द था समाजवादी। तो क्वेश्चन पूछता है कि 1976 के 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो पहला शब्द है समाजवादी, दूसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष, दूसरा शब्द है, तो हम लोग पहला शब्द देखे थे समाजवादी ऐड हुआ था, दूसरा पंथ निरपेक्ष ऐड हुआ था, और तीसरा शब्द जो था वो अखंडता ऐड हुआ था। ठीक, तो क्वेश्चन पूछता है कि 1976 के 42वें संविधान संशोधन में कौन कौन से शब्द ऐड हुए थे? इंदिरा गांधी जी ने ऐड करवाया था। तो पहला शब्द था समाजवादी, दूसरा था पंथ निरपेक्ष, और तीसरा था अखंडता। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रस्तावना खत्म हो गया। ठीक है, अब प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ 2-3 प्रश्न और पूछे जाते हैं, आइए उसको डिस्कस करेंगे अभी। प्रस्तावना से रिलेटेड 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम में बहुत कॉमन प्रश्न है, उसको अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं कि प्रस्तावना से रिलेटेड जो प्रश्न है वो कौन सा। पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं? संशोधन संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न पूछता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का हिस्सा है? का हिस्सा है। तो ये 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि संशोधन में प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो पहला प्रश्न है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ठीक, दूसरा प्रश्न है क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है कि नहीं। ठीक है, इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट के 2 आदेशों को पढ़ेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में 2 केस चले थे जिससे ये पूरा डिसाइड हो गया था कि क्या दोनों प्रश्नों का उत्तर हमें मिल गया था कि क्या जो प्रस्तावना है वो संशोधन किया जा सकता है कि नहीं, और दूसरा प्रश्न था कि संविधान का हिस्सा है कि या नहीं। तो पहला जो केस था सुप्रीम कोर्ट में वो 1960 में गया। 1960 में पहला केस गया। ठीक, जिसको बेरुबरी केस कहते हैं। बेरुबरी केस। ठीक, बेरुबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया। बेरुबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। संविधान का हिस्सा नहीं है। ये उसका पहला स्टेटमेंट था सुप्रीम कोर्ट का। ठीक, दूसरा कहा था कि अगर संविधान के किसी शब्द में हमको कंफ्यूजन होता है, संविधान के किसी भाग के किसी अनुच्छेद के किसी शब्द में हमें कंफ्यूजन होता है, तो हम सब प्रस्तावना की हेल्प लेंगे, प्रस्तावना से उसका निर्णय करेंगे। ठीक है, तो संशय के समय प्रस्तावना से मदद लेंगे। ठीक,
दो दो डिसीजन, ये तीसरा डिसीजन ये लिया, पहला डिसीजन ये था, दूसरा ये, तीसरा डिसीजन ये लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने तीसरा डिसीजन ये लिया कि जो संविधान प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना, उसमें 368 के तहत, 368 क्या है, 368 ये है कि संविधान के किसी भी भाग को संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। और 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना बेरुबरी केस में कि संविधान का हिस्सा जो है वो प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, ठीक है। पहला डिसीजन ये है, इसलिए संविधान के प्रस्तावना को संशोधित भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि 368 में ये लिखा गया है कि संविधान को ही संशोधित किया जा सकता है, जो संविधान से अलग है उसको संशोधित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये बेरुबरी का 1960 में एक इम्पोर्टेंट फैसला था, जो कि हमको प्रस्तावना से रिलेटेड पढ़ना था, ठीक है। अब इन चीजों को याद रखिएगा कि बेरुबरी केस में संविधान में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग, एक दूसरा केस आया था 1973 में। 1973 में एक केस आया था केशवानंद भारती, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, बहुत ही बार पूछा जाता है। इसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट, ठीक। पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट दिया था। दूसरी बात कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा होगा, संविधान का हिस्सा होगा। और तीसरी बात इसने कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि किस संविधान के किसी भी भाग को संशोधित किया जा सकता है, कि किसी भी भाग को संशोधित किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार कब जो प्रस्तावना है उसको कब संविधान का हिस्सा माना गया। तो केशवानंद भारती केस में पहली बार प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया, ठीक है। और केशवानंद भारती केस में ही मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट आया। मूल ढांचा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के किसी भी भाग को संशोधित किया जा सकता है बगैर उसका मूल ढांचा चेंज किए हुए, ठीक है। और तब संविधान ने कहा कि मूल ढांचा नहीं चेंज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल ढांचा चेंज नहीं होना चाहिए, जबकि आप पूरे संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकते हैं, मूल ढांचा बस ना चेंज हो, ठीक है। ये मूल ढांचा क्या होता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बाद में बताएंगे। मूल ढांचा समय समय पे सुप्रीम कोर्ट बताती रहती है, हर अपने केस में, बहुत सारे केस में मूल ढांचे को डिफाइन किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो ये दो केस हमारे प्रस्तावना से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों केस में प्रस्तावना से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया है, ठीक। चलिए अब आगे कुछ डिस्कस करते हैं। ये दो केस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको बहुत याद रखिएगा। तो यही है केशवानंद भारती वाले क्वेश्चन, केशवानंद भारती वाले टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन ये पूछता है कि मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट कब मिला, 1973 में केशवानंद भारती केस में।
और प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा कब माना गया? केशवानंद भारती केस में। और ये कब कहा गया कि प्रस्तावना को भी संशोधित किया जा सकता है? केशवानंद भारती केस में। तो केशवानंद भारती केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। इसके बाद 1973 के बाद ये फैसला हो गया कि प्रस्तावना को भी संशोधित किया जा सकता है। पहले क्वेश्चन का उत्तर हमें मिल गया, को भी संशोधित किया जा सकता है, ठीक। ये हमारा पहला प्रश्न था कि क्या प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, तो पहले प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया केशवानंद भारती केस से। दूसरा प्रश्न था क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, तो दूसरे प्रश्न का भी उत्तर इसी केस से मिला था हमको कि हाँ, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। का ही हिस्सा है, ठीक। ये दो चीजें हमें 1973 के केशवानंद भारती केस से मिली, ठीक। अब प्रस्तावना से इससे ज्यादा क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और आप निश्चिंत रहिए कि प्रस्तावना से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आज हम लोग प्रस्तावना वाले टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं और कल का रिवीजन करते रहिएगा। आज का भी रिवीजन करिए, रिवीजन से ही सारा चीज याद रहेगा, ठीक। तो अब कल हम लोग भाग 1 डिस्कस करेंगे, जो कि भारत एक संघ के बारे में बताता है कि भारत कैसा संघ है, ठीक है। तो कल हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और रिवीजन करते रहिए और बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको, जरूर कमेंट में बताइएगा और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।